अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। आप लोग क्लास के शुरू में बिल्कुल क्लूलेस होते हैं क्या लिंक है। हालांकि दीज आर द सेम लिंक जो कि मिड टर्म से पहले भी आप लोग इस्तेमाल करते रहे। आई डोंट नो मिड टर्म के बाद क्या प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग उससे लॉग इन नहीं हुआ जाता। ठीक है, और हर क्लास का जो लॉग इन आई और पासवर्ड है वो सेम है। ठीक है, मैंने कभी भी चेंज नहीं किया। जो मिड टर्म से पहले चल रहा था सेम वही चल रहा है। देयर इज नथिंग डिफरेंट। ठीक है, वी रिज्यूम द लेक्चर। ठीक है, हम बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म्स जो कर रहे थे उसी को हम देखेंगे। ठीक है, और मैं किताब में भी आपको बता देता हूँ हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, किताब में अभी शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको किताब नजर आ रही है। ठीक है, हम इसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, उससे पहले चैप्टर नंबर 4 के अंदर फोरियर सीरीज का टॉपिक था। ठीक है, ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में। तो हमने फोरियर सीरीज जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये शॉर्टूथ वेव के लिए हम इसके हार्मोनिक्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ये शॉर्टूथ वेव जो है ये ऑलरेडी मैंने स्लाइड्स में आपको करवा दी। ठीक है, हमने ये लास्ट क्लास में शॉर्टूथ वेव के लिए ड्राइव किया था। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड फोरियर सीरीज, नाउ वी आर ऑन फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स के टॉपिक्स हैं जो 3 क्रेडिट आवर वाले कोर्स के लिए रिजर्व है, वो मैं आपको नहीं करा रहा क्योंकि आपका 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है। स्टिक टू द सिलेबस। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म अगेन आई रिकैप। फोरियर सीरीज आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आने के लिए। यहाँ पे सिग्नल पीरियोडिक होता है और इसकी एक खास बात ये होती है कि इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होता है वो डिसकंटीन्यूअस होता है, यानी कि डिस्क्रीट होते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म में आप ऐसे सिग्नल्स को कंसिडर करते हैं जो कि पीरियोडिक नहीं होते, और इसके ट्रांसफॉर्म जब आप लेते हैं स्पेक्ट्रम स्केच करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो वाजे फर्क ये होता है कि इसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में एक सिंगल रेक्टेंगुलर पल्स के लिए ड्राइव किया था ट्रांसफॉर्म, जो कि एक सिंक फंक्शन है, एक मशहूर फंक्शन, उसके फॉर्म में आया था। ठीक है, वो इस किताब में भी मौजूद है, वी अगेन सी इट। ठीक है, तो ये आप ही की किताब का चैप्टर 5 का फोरियर ट्रांसफॉर्म टॉपिक है, और इसके अंदर भी हम वही देख लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था स्लाइड्स में। ठीक है, ये बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर पल्स है जो हमने ड्राइव की थी, एज इट इज वही है, τ/2 से -τ/2। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है v, और रेक्टेंगल फंक्शन आपको पता है एक सिंगुलर रेक्टेंगुलर पल्स के लिए कैपिटल टी इसकी टाइम विड्थ है, v इसका एम्पलीट्यूड है। तो जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म से स्पेक्ट्रम स्केच करते हैं तो वो एक सिंक फंक्शन के जरिए आता है। और सिंक फंक्शन मैंने आपको बताया था इस तरह से स्केच होता है, इट्स अ मैन मेड फंक्शन, नॉट अ नेचुरल फंक्शन। और इसकी एक खास बात ये होती है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल ऑफ द प्लेसेस एक्सेप्ट फॉर जीरो, क्योंकि साइन ऑफ जीरो ओवर जीरो सिंक फंक्शन होते हैं साइन ऑफ सम आर्ग्यूमेंट डिवाइडेड बाय द सेम आर्ग्यूमेंट। तो अगर आप इस तरह का कोई फंक्शन लेते हैं तो साइन 0/0 बन जाता है, 0/0 विच इज अनडिफाइंड। तो सिर्फ t इज इक्वल टू 0 पे ये अनडिफाइंड होता है, इसकी वैल्यू को 1 ले लिया जाता है। ठीक है, यानी कि टी वी टाइम्स 1 इज टी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इस तरह से इसका हिसाब किताब होता है। और एक हमने इसकी रिलेशनशिप देखी थी जो कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। ठीक है, वो भी मैं आपको किताब में से दिखा देता हूँ जो हम ऑलरेडी देख। ये रही वो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जिस पे हमने अपना कल लास्ट लेक्चर थर्सडे वाला कंप्लीट किया था। वो ये था कि अगर आपकी पल्स विथ चौड़ी होती है तो उसका स्पेक्ट्रम नैरो होता है, और पल्स विथ नैरो होती है टाइम डोमेन में तो उसका स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी डोमेन में, आप ओमेगा में स्केच करें या एफ में करें एक ही बात है, तो स्पेक्ट्रम चौड़ा हो जाता है। यानी कि इस पल्स को रियलाइज करने के लिए इसके ये वाले कंपोनेंट्स बहुत इसेंशियल है। ठीक है, जबकि इस नैरो पल्स को रियलाइज करने के लिए इसके इतने कंपोनेंट्स एसेंशियल है। ठीक है, मेन लोब के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसको एसेंशियल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड बहुत सिग्निफिकेंट है, दिस इज द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे आप देखें ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का एम्पलीट्यूड एप्रिशिएबल है। ठीक है, जैसे जैसे आप राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जाते जाते हैं इनका एम्पलीट्यूड डिमिनिश होता जाता है। ठीक है, वाई दिस इज अ टू साइडेड स्पेक्ट्रम ये मैं भी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि आप फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को एक फेजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक पॉजिटिव फेजर को दो फेजर्स में तोड़ा जा सकता है, वन क्लॉकवाइज एंड वन एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव फेजर्स हैं उसको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से डिनोट किया जाता है,
और जो क्लॉकवाइज फेजर्स हैं या नेगेटिव फेजर्स हैं उसको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से डिनोट किया जाता है। दैट इज व्हाई वी कैन हैव अ टू साइडेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में खास बात ये होती है कि इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम जो है इवन फंक्शन होता है, यानी कि लेफ्ट और राइट मिरर इमेज होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखें और यहाँ पे भी देखें, जबकि जो फ्रीक्वेंसी आर्ग्यूमेंट का स्पेक्ट्रम होता है या एंगल का फेस का स्पेक्ट्रम होता है वो ऑड फंक्शन होता है, यानी कि इस साइड का जो इमेज है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और इवन फंक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो इमेज है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये रिकैप है, हम आगे चलते हैं, वी गो अगेन टू द स्लाइड्स। ठीक है, वी हैव कम बैक टू द स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड्स में हमने, सॉरी शेयर नहीं कराया मैंने, शेयर करा। एक सेकंड होल्ड, स्लाइड्स में ओपन की शायद बन, एक सेकंड, ठीक है जी, स्लाइड जो है वो मैं फ्लैश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी हम आज प्रॉपर्टीज इसकी देखेंगे, वो किताब में भी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, दिस इज द थिंग वेयर वी स्टॉप लास्ट टाइम। ठीक है, हमने फोरियर सीरीज के सॉ टूथ वेवफॉर्म के कोफिशिएंट्स ड्राइव किए थे, और उसकी भी मैंने आपको मैटलैब लिस्टिंग दी थी, तो योर ओन गुड टाइम आपने वो ट्राई करना था। ठीक है, थर्सडे वाली क्लास में मैं आपका असाइनमेंट 3 रिलीज कर दूंगा, और अगले हफ्ते के मंडे या थर्सडे में आपका क्विज 3 होगा। ठीक है, फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म के टॉपिक से, जो कि CLO नंबर 3 बनता है आपका। ठीक हो गया, तो लेट्स सी, हमने लास्ट टाइम क्या कर लिया था, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखी थी, और मैंने बता दिया था जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है उसी से ही मिलती जुलती है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, तो हम कहते हैं फेजर्स की फॉर्म। ये वाली जो फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं फेजर्स की फॉर्म। ये सारी फेजर्स की फॉर्म होती है, किसी भी तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हम फेजर के में डिनोट कर सकते हैं, तो दिस इज द फेजर फॉर्म। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के बजाय इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फेजर फॉर्म। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उसको फेजर के फॉर्म में रियलाइज कराया जा सकता है। जब हम इसका कोफिशिएंट फाइंड कर रहे होते हैं तो हमें एक इंटीग्रेशन या इनर प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन को फॉलो करते हैं, जिससे के अंदर जो जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो वाजे तौर पे सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका एक्सप्रेशन है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकालने के लिए वी टेक द फंक्शन एंड वी मल्टीप्लाई इट बाय ऑल द पॉसिबल फेजर्स इन द वर्ल्ड। इसके अंदर जो मौजूद है वो निखर के इसके अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल जैसे आप छानने में बजरी छानते हैं या आपकी वालदा किचन में चावल छानती हैं, तो उसी तरह से ये उसी तरह के छानने के एक ऑपरेशन को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो जो जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इसके अंदर है, जब आप इनर प्रोडक्ट करेंगे जो मौजूद होंगे खाली वो निकल के इसमें आ जाएंगे। और दिस इज अ रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्म। आप इसका अगर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो वापस से टाइम डोमेन के फंक्शन में, दिस विल अगेन गिव यू बैक टू द VT। निकालने का क्या तरीका है, इसको अगेन आप इनर प्रोडक्ट इसके साथ लें, आपका टाइम डोमेन फंक्शन आ जाएगा। फर्क है यहाँ पे टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन हो रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यहाँ पे माइनस और प्लस का डिफरेंस। ठीक है, तो ये सब हम कर चुके हैं, वी गो फॉरवर्ड। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए बता दी है। ठीक है, एक सिंगुलर रेक्टेंगुलर पल्स जो है उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था। ठीक है, जो कि एक सिंक फंक्शन था। ठीक है, ये सब मैंने आपको ड्राइव करके दिया था, दिस वाज अ सिंक फंक्शन लाइक दिस। और ये भी मैंने आपको बताया था, रेसिप्रोकल स्प्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आपकी पल्स विड्थ चौड़ी होती है तो स्पेक्ट्रम जो है इसका वो इनएक्सपेंसिव होता है, यानी कि सिंक फंक्शन जो है वो आपका नैरो होता है, और मेन लोब में मेन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं, और जब आप पल्स विड्थ को नैरो कर देते हैं तब फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को जो है वो आप कहते हैं बैंड विड्थ। ठीक है, जब आप
डेटा रेट को अपने बढ़ाना चाहते हैं, वन और जीरोस को छोटा कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, आपकी बैंडविड्थ में सिग्नल एक्सपेंस हो जाता है, यानी कि अब आपको कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स चाहिए, यहाँ पे कम चाहिए। ठीक है, चाहिए तो बहरहाल ये इंफिनिटी तक ही चाहिए होते हैं, लेकिन देखें इनका मैग्नीट्यूड गिर जाता है जैसे जैसे आप आगे जाते हैं। जिस तरह से मैंने कहा था टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज में आपको जो है वो शुरू के कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, तो ये वो शुरू के कंपोनेंट्स हैं। बाद के कंपोनेंट्स जो है वो सिग्नल को एक्सेलेंट करने में मदद देते हैं, लेकिन मेन शेप इनसे आ जाता है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मैटलैब की एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑपोजिट रिलेशनशिप है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नैरो पल्सेस का मतलब है ब्रॉड स्पेक्ट्रम या ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए। ठीक है, इतने कंपोनेंट्स आपको ज़्यादा चाहिए टू मेक दैट। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वी मूव फॉरवर्ड टू टुडेज टॉपिक। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म को सिग्निफाई करती हैं। ठीक है, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज जो है ये किताब के अंदर आपको कहाँ नजर आएंगी, ये मैं दिखा दूँ। ठीक है, ये किताब मैंने आपको खोल दी है, चैप्टर 5 के अंदर ये आपको कहाँ मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी पेज नंबर। ठीक है, ये सारी हुई प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं, और इनकी जो समरी है वो इन्होंने दी हुई है आगे पेज नंबर, ये आ गई। ठीक है, ये एक टेबल है। ठीक है, इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स हम ड्राइव करेंगे। ये टेबल आपको एग्जाम के अंदर जो है ये अवेलेबल ही होगा, क्योंकि वैसे तो मैं दे देता हूँ, लेकिन अब तो आपका ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो ये किताब भी आपके पास होगी। तो ये जो फेमस ट्रांसफॉर्म पेयर्स हैं जो हम आज की क्लास में ड्राइव करेंगे वो यहाँ पे मौजूद। ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी वो इन्होंने कहीं पीछे दी हुई है, वो आपको मिल जाएंगी पेज नंबर। ये नहीं, ये प्रॉपर्टीज हम अभी देखने लगे, ये पेज नंबर 207 पे है। तो ऑब्वियसली अभी ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, तो ये भी आपको मिल जाएंगी। हम ये सारी प्रॉपर्टीज अभी स्लाइड्स पे करने लगे हैं, जो कि टेबल 5.1। ठीक है, लेट्स गो टू द स्लाइड्स। आई होप अब आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं इन टाइम और फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप की, वो बेसिकली टाइम और फ्रीक्वेंसी इसलिए कह रहे हैं कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से टाइम से फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं व्हेन वी यूज द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म पेयर। ठीक है, ये एफ जो कर्ली एफ है ये डिनोट कर रहा है आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म को, और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से जो है वो हम वापस से पलट के चले जाते हैं। ठीक है, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से जो है हम वापस से फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस से टाइम डोमेन में चले जाते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक है, इसका जो इंटीग्रल वाले रिलेशनशिप है वो स्लाइड्स में आप देख सकते हैं। हाउ डू यू टेक द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इट इज द इंटीग्रेशन of this function with respect to f. How you take the forward Fourier transform, it is the integration of some inner product in the time domain, integration of some inner product in the frequency relationship हम slides पे देख सकते हैं। एक हमने सिंगल